मंच पर आसीन आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे अग्रज और सरस्वती पत्रिका के संपादक श्री रविनंदन सिंह जी, भाई श्लेष गौतम जी और इस कार्यक्रम की संयोजिका मधु शुक्ला जी और इस सत्र का जो संचालन कर रहे हैं डॉक्टर परमार जी और मेरे सामने बहुत से मेरे परिचित मित्र आदि भी हैं। मैं सुधीर भैया को, राघवेंद्र जी को, सुशांत जी को नमस्कार करता हूं। पारुल भाभी आई हैं जो स्वयं भी अवधी और भोजपुरी दोनों पर समान अधिकार रखती हैं और लिखती भी रही हैं, हम उनको सुनते भी रहे हैं। अन्य सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। विषय मेरा अवध की जो लोक साहित्य है उस पर चर्चा करने के लिए है। देखिए, हिंदी में जो गीत की लिखने की परंपरा है वह मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, निराला जी, महादेवी वर्मा जी, इन लोगों ने लिखा है। बाद में गीत से नवगीत हुआ, लेकिन लोकगीत क्या है और क्यों इसे लोकगीत कहा गया, इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि अभी मैं नाम ले रहा था कि इन्होंने यह गीत लिखा, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने सखी वह मुझसे कह कर जाते, या जयशंकर प्रसाद जी का जिसको फिराक साहब कहते थे, हिंदी साहित्य का सबसे अच्छा गीत है बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का आंचल डोल रहा, तो अब तक सोई है आली, आंखों में भरी विहागरी। ये गीत, या फिर महादेवी वर्मा जी का गीत चिर सजग आंखें उनिंदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना, इत्यादि। लेकिन लोकगीतों का कोई भी आपको गीतकार नहीं मिलेगा कि यह लोकगीत फला ने लिखा है, क्योंकि लोकगीत एक परंपरा से स्वयं विकसित हैं। दो पंक्तियां पहले किसी ने लिखी, फिर उसमें दो किसी और ने जोड़ा, फिर किसी और ने जोड़ा, और इस तरह से पूरा एक मुकम्मल गीत बन गया जो लोकगीत है, जिसमें हर्ष, उल्लास, पीड़ा, वेदना, कष्ट, दुख तमाम विषय हैं और उन विषयों पर अलग अलग ढंग के अवध क्षेत्र के लोकगीत हैं। अयोध्या से लेकर अम्बेडकर नगर, रायबरेली, प्रतापगढ़, इलाहाबाद और जौनपुर का भी कुछ हिस्सा और बनारस को छूता हुआ यह परिक्षेत्र अवध के इस लोक साहित्य से समृद्ध रहा है। जो मुख्य रूप से लोकगीत अवध क्षेत्र में गाए जाते हैं उसमें सोहर है, गारी है, कजरी है, फाग है, चैती है, इत्यादि। अन्य गीतों में विवाह गीत हैं, माटी का गीत, मटिमंगरा जिसको अवध में हमारे यहाँ कहा जाता है, तालाब के गीत हैं। इस तरह एक लंबी परंपरा है लोकगीतों की और उन गीतों का गाने का तरीका भी अलग अलग है। जैसे जो कजरी जो सावन में गाया जाता है आमतौर पर वह हरे रामा से शुरू होता है कुछ जगह और लास्ट में उसी के लय के साथ ख़त्म होती है। जैसे एक दूसरा कजरी का देखिए कि जो अवध क्षेत्र में गाई जाती है, झूला डाली दे बे निमिया के डार पर, सावन के बहार पर ना, झूला डाली दे बे निमिया के डार पर, सावन के बहार पर ना, झूला भैया से डलौबे, झूला भौजी के झूलौबे, झूला डारी देबे निबिया के डार पर, सावन के बहार पर ना। या इसी तरह के रामा करके जो विशेषकर मिर्जापुर की कजरी है उस तरह से गाने में जो पिछले सत्र में आप लोगों ने सुना होगा। कुछ और गीतों की भी बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर गाए जाते हैं, जैसे विवाह गीत।
विवाह गीत दोनों तरीके के हैं, जैसे वर पक्ष से भी है और कन्या पक्ष से भी। विशेषकर जो कन्या पक्ष के गीत हैं वह गहरी उदासी में किसी को भी डुबो सकते हैं। एक बड़ा चर्चित गीत है जो श्लेष भाई भोजपुरी में भी गाया जाता है। हटिया के सिंदूरा महंग भैले बाबा, चुनरी भई अनमोल रे, यही सिंदूरवा के कारण बाबा, छोड़ी मैं देश तुहारी रे। सुहाग का एक गीत है कि अरे लाली लाली डंडिया जड़े हैं हीरा मोतिया, लपकत आवे ओ ओहार हो। ये एक सुहाग का गीत है। और जैसा कि नवाचार भी विषय इसमें शामिल था, खड़ी बोली में अब इस गीत को थोड़ा सा बदल के इस तरह से कह दिया गया, सुहाग गौरा रानी बन्नी के देना सुहाग, सुहाग मेरी रानी बन्नी को देना सुहाग। इस तरह से अब यह खड़ी बोली में आ गया है। लाचारी भी अवध का ही गीत है जो विशेषकर तालाब के गीत के नाम से लोग जानते हैं। इसमें दो पंक्तियां मैंने लिखी थी, ससुरु सगर बड़ी दूर से संवरिया, देत अउली तो ससुरी तो अपनी रुमलिया। इस तरह का गीत है, लंबा गीत है, समय का अभाव है तो मैं पूरा इसको नहीं कह रहा हूँ, दो दो पंक्तियां बता रहा हूँ। बन्ना और बन्नी ये भी गीत अवध क्षेत्र में खूब गाए जाते हैं। जो परंपरा गीत है उसमें है, ससुररिया तू जइया दुल्हा धीरे धीरे, पहले तो उतर तू दूल्हा सासू के अंगवा। फिर इसी तरह सबके साथ जोड़ जोड़ करके इस गीत को लंबा किया गया है। खड़ी बोली में अब इसी को बन्ना गीत को दूसरे ढंग से गाया जाने लगा है। जैसे इसमें है कि कैसे शर्माए रहे हाँ बन्ना जी, कैसे शर्माए रहे हाँ बन्ना जी, हाँ बन्ना जी देखें तुम्हारा सेहरा, कंगली संभाल रहे हाँ बन्ना जी, हाँ बन्ना जी, हाँ बन्ना जी। तो इस तरह वर पक्ष पर जब द्वारचार आदि होता है उस समय ये गीत गाया जाता है। और इसी तरह कन्या पक्ष में बन्नी के यहाँ से कि खना खन बाजे बन्नी तोर कंगना, मांग की बेदी तेरे बाबा ने बनवाया, दादी ने दिया पहनाए, दादी ने दिया पहनाए। इस तरह की बातें हैं। उठान का गीत है मजाक आदि का, जिसमें सुहानी जच्चा बड़ी होशियार, थोड़ा सा हरीला इनकी सासू ने मांगा। हरीला होता है जब बच्चा पैदा होता है महिला को, तो अवध में अछवानी और पूड़ी खाने का रिवाज है। अछवानी एक विशेष प्रकार का हलवा है जो पंसारी बांध देता है और उससे बनता है, बड़ा स्वादिष्ट होता है। तो उसमें हरीला का मतलब वही है, थोड़ा सा हरीला इनकी सासू ने मांगा, खींच के मारो डंडा, फैकार के मारो डंडा और तमाचे दो चार, इस तरह। लेकिन फिर देखिए जब वो माँ पर बात आती है तो वो बदल जाता है गीत कि थोड़ा सा हरीला इनकी मम्मी ने मांगा, पी लो मेरी मम्मी कटोरे दो चार, पी लो मेरी मम्मी कटोरे दो चार। इस तरह की बात इसमें आती है। आमतौर पर यह मजाक आदि का गीत है। फिर गवन का गीत है, जो गौना जो अब बंद हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन कहीं कहीं अब भी ये गाया जाता है। नीले नीले घोड़वा कवन सिंह पीछे डोला, कवन रानी पिया अखिया चुवे आंसुधार, डगरिया न सूझे पिया सुधी ओही मयरिया। इस तरह का गीत गौने का गीत होता था, जिसमें शादी हो जाती थी पहले और लड़की की विदाई नहीं होती थी क्योंकि बाल विवाह का प्रचलन था। और फिर बाद में जब लड़की सयानी होती थी तो उसका गौना होता था, अर्थात उसकी विदाई होती थी, तब यह गीत गाए जाते थे। देवी गीत है, गारी है। गारी बहुत समृद्ध रही है अवध की। बचपन में मैंने अपने गांव में इस तरह की गारी सुनी है, अच्छा भी लगता था। लेकिन आज धीरे धीरे ये हो रहा है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं गांव में भी, वो इन लोकगीतों से अपकट रहे हैं, सीखना नहीं चाह रहे हैं। धीरे धीरे खड़ी बोली गांव में भी आ गई है। जैसे हर सामान की तरह जो शहर में थे वे गांव गांव तक पहुँचे हैं। बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन भी गांव में बिक रहा है।
तो धीरे धीरे वह बोली भी जा रही है और इस तरह के लोकगीत भी धीरे धीरे लोग सीखना इसका पिछड़ापन समझ रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं है, इसे बचाने की ज़रूरत है। और मैं मधु जी को धन्यवाद दे रहा हूँ कि वह इस तरह के आयोजन करके इन सब चीज़ों को संरक्षित करने का काम कर रही हैं। इलाहाबाद में इंटेक है, हेरिटेज को जो बचाने का काम करता है, उसके तहत हम लोग भी इस तरह के काम कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें विदा हो रही हैं उन चीज़ों को हम संरक्षित रखने का काम कर रहे हैं, जिसमें आल्हा, कजरी, इस तरह की चीज़ें हैं। जो भी आप लोग इसमें इस क्षेत्र आदि से जुड़े हैं, मैं चाहूँगा कि इंटेक में मैं आपको अगर आमंत्रित करूँ तो आप ज़रूर आएँ। हम आपकी कला को संरक्षित करने का प्रयास इंटेक के माध्यम से भी करेंगे। तो गारी में जैसे एक गारी इस तरह से है कि छोटे घुंघरू वाले बिछुआ गजब बजे, इसका गाने का तरीका जब सामूहिक उसमें गाया जाता था तो बड़ा अच्छा लगता था। कुछ इस तरह से था कि छोटे घुंघरू वाले बिछुआ गजब बजे, छोटे घुंघरू वाले ऊ बिछुआ पहिने कवन सिंह की बहिनी, ऊ बिछुआ पहिने कवन सिंह की बहिनी, अरवट बाजे करवट बाजे, लरिका लेत पियावत बाजे, आधी रात पलंग पर बाजे, छोटे घुंघरू वाले बिछुआ अजबे। इस तरह से ये गीत लंबा है और भी गारी के इस तरह से बहुत से गीत। अंत में जो एक बड़ा चर्चित गीत है, चर्चित लोकगीत है, वो है सोहर। आप सभी जानते हैं कि बच्चा पैदा होने पर ये गीत, बेटा पैदा होने पर ये गीत गाया जाता है। मुझे दुख है कि बेटियों के पैदा होने पर सोहर नहीं गाया जाता या नहीं गाया जाता था। ये गाना जाया चाहिए था और यह विभेद ठीक नहीं था, लेकिन एक परंपरा में ये था। और यह सोहर की जो तान है, तुलसीदास जी का पहला ही ग्रंथ तो नहीं कहूँगा क्योंकि का सबसे छोटी पुस्तिका उनकी है, केवल 20 छंद हैं और पहली उनकी पुस्तिका है रामलला नहछु। ये सोहर छंद में ही है और उसमें इसकी लय आदि है। तो इसमें एक बहुत अच्छा सोहर है जो अवध और भोजपुर दोनों क्षेत्रों में गाया जाता है, छापक पेड़ छिवलिया। मैंने जब डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी की समीक्षा पढ़ी इस सोहर पर तो मैं रोने लग गया था। सोहर तो मैं वो नहीं गा पा रहा हूँ, लेकिन मीनिंग आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ कि एक हिरन और हिरनी चर रहे हैं। अचानक हिरन ने देखा कि हिरनी कुछ उदास है, तो हिरन ने हिरनी से पूछा कि क्या हुआ हिरनी, उदास क्यों हो? क्या तुम्हारा पोखर सूख गया जहाँ पर पानी पीती थी, या वो चरागाह सूख गया जहाँ तुम चरती थी? सब तो हरा भरा है, सब ठीक है, उदास क्यों हो? तब उसने कहा कि अभी हम जब उधर चर रहे थे तो राजा दशरथ के शिकारी आए थे और वो कह रहे थे कि राम जिस दिन 6 दिन के होंगे, जब उनकी छठी होगी, इसी हिरन को मार देंगे। अगर तुम्हें मार दिया गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। हिरन ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, चलो चरते हैं, दुखी मत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ठीक छठे दिन राजा दशरथ के शिकारी आते हैं और वह उस हिरन को मार देते हैं और हिरन को वो शिकारी ले जाते हैं, कौशल्या के सामने रख देती हैं। सोहर में प्रसंग आ रहा है कि मछिया पे बैठी हो कौशल्या रानी, हिरनी अरज करई हो, रानी मसुवत सीझेला रसोइया, खलरिया हमें देहतू हो। माँ अपने बेटे या बच्चे के मामले में बड़ी क्रूर होती है और इसीलिए मैं कहता हूँ कि कहीं से बुरी नहीं थी।
हमारे आप सभी के अंदर एक कैकेयी बैठी है, जब बेटे की बात आती है तो वह बिल्कुल बड़ी मजबूती के साथ वो बाहर आती है। तो कैकेयी एक ऐसा पात्र है, एक ऐसी पात्र है रामायण और रामचरितमानस की जो कभी मरी नहीं है, हम सभी के अंदर जिंदा है। कौशल्या कहती नहीं हिरनी तुम चली जाओ, तुमको खलरी नहीं देंगे। राम बड़े हो जाएंगे तो खजड़ी बनवाऊंगी उनके लिए और राम उसको बजावेंगे। हिरनी कहती है कौशल्या से कि जब वो खजड़ी बजाएंगे तो मुझे भगाइएगा मत, मुझे सुनने दीजिएगा। और जब खजड़ी बजती है तो एक छिवलिया का पेड़ इस सोहर में आता है। छिवलिया माने होता है लसोड़ा, लसोड़ा अवध में बोलते हैं छिवलिया को। तो उस लसोड़े के पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और जितनी देर तक वो आवाज़ खजड़ी से आती है जो इसको राम बजा रहे हैं, वह उसको सुन कर के रोती रहती है और अपने पति की याद में वह डूबी रहती है। तो इस सोहर में जो संवेदना है वह गहराई, उस संवेदना की गहराई मुझे बड़ी सी बड़ी कविताओं में नहीं मिली। तो यही लोक साहित्य जो होता है उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उसमें अपनी पीड़ा, अपना दर्द, अपना कष्ट, अपना दुख, अपना हर्ष, अपना उल्लास सब कुछ है जो बहुत बारीकी से लोग कहते आए हैं और यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। मैं ये इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इन सब साहित्य को, लोक साहित्य को संरक्षित करने की आवश्यकता है और हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि हम इसको बचा के रखें और आने वाली पीढ़ी को भी इसको समझाएं। अगले भी वक्ता हैं, मैं उन्हें भी सुनना चाहूँगा। श्लेष गौतम जी हैं, रविनंदन जी हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।